भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आबिद और आप सुन रहे हैं द इम्पैक्ट माइक। आज हमारे बीच बहुत नामचीन शख्सियत हैं जो कि बीजेपी के यूथ माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट भी हैं और प्रेजेंट टाइम में सरकार में भी हैं, और हम स्वागत करते हैं कुंवर बासित अली जी का। आबिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का और जो सरकार की बात लोगों तक और लोगों की बात सरकार तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ, सबके प्रयास से जिस तरह से सरकार 8 वर्ष उत्तर प्रदेश और 11 वर्ष केंद्र में पूरे किए हैं, ये देश का अमृत काल है। और मोदी जी के नेतृत्व में ही जिस तरह से देश ने इस अमृत काल में 11 साल पूरे किए हैं, एक गरीब कल्याण के लिए, सुशासन के लिए और विकसित भारत के लिए एक नया अध्याय है। और इसी दौरान लगातार हम भी अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच जाने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में चल रही लाभकारी योजनाएं और लोगों के सवाल, लोगों की इच्छाएं, लोगों की भावनाएं सरकार तक लाने का, अपने संगठन को लाने का काम करते हैं। एक संगठक के रूप में, एक अध्यक्ष के रूप में मैं यही अपने आप से अपेक्षा करता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ मैं अपना काम कर सकूं और अपने फर्ज को पूरा कर सकूं, जिसके लिए मैं दिन रात प्रयास करता हूं। और लगातार यही कोशिश रहती है कि कोई हाथ ना छूटे, कोई साथ ना छूटे और लगातार लोग जुड़ते रहें और हम सब मिलकर के चलते रहें, यही मेरा प्रयास। तो आइए दोस्तों, तो जानते हैं कुंवर बासित अली जी से कि उनका राजनीतिक सफ़र कहां से शुरुआत हुआ। सबसे पहले कहां से उन्होंने राजनीतिक सफ़र में अपना पहला कदम रखा। धन्यवाद आपका। और आबिद भाई, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने अपने बेशकीमती टाइम में से ये समय निकाला। जी शुक्रिया। और मैं पहले जब राजनीति में आना चाहता था तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी जी, और एक आम धारणा थी कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है देश का। और मैंने जब विचार किया, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल था और स्टूडेंट था, तो मैंने पाया कि जो समाजवादी पार्टी है उसके अंदर उसकी एक पहचान, एक इमेज जो है वो गुंडागर्दी और इस तरह के तत्वों की थी जी। और कांग्रेस में उस दौरान घोटाले, रोज जब आए दिन खबर पढ़ते थे तो घोटालों की कोई ना कोई खबर, बड़े बड़े घोटालों की खबर हुआ करती थी। तो मन नहीं किया कि इन दोनों पार्टी में जाया जाए। फिर मन हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोगों के मुद्दे उठाया करती थी, हमारी सरकार नहीं थी, लगभग 2008 के आसपास की और 2010 के आसपास की बात है। तो जब मैं अखबार रोज़ पढ़ता था तो देखता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो आम जन के मुद्दे उठाते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, सड़कों पर रहते हैं, धरना प्रदर्शन और आम जन की समस्या को उठाना, उनका निदान कराना, ये काम है। मैं प्रभावित हुआ और अटल जी को मैंने जाना और तमाम चीज़ों को जानने के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का तय किया और मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, जिसमें हमारे उस समय प्रदेश के उपाध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और क्षेत्र के अध्यक्ष थे सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, महापौर मधु गुजर जी और चरण सिंह लिसाड़ी जी। तमाम लोग थे और सैकड़ों की तादाद में अल्पसंख्यक समाज के युवाओं के साथ मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और उस समय तक मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। और मैं जब काम मैंने शुरू किया, जिस दिन से मैंने काम शुरू किया, मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा और कोई दिन उस दिन से ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम ना किया हो या भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ना किया हो। मैं निरंतर अपना काम जब से कर रहा हूँ। जी, तो पहला कहा जाए कि किस सन में आपने जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी, या राजनीति का विचार कहाँ से आया? लगभग 2008 से, उसके बाद 2012 के आसपास में जिले का सह मीडिया प्रभारी बना जी, और मैंने भारतीय जनता पार्टी के काम को और नज़दीक से जाना। उसके बाद मैं जिला मीडिया प्रभारी हुआ, फिर अगली बार फिर जिला मीडिया प्रभारी हुआ, फिर अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हुआ, फिर क्षेत्र का संयोजक बना, फिर
उर्दू एकेडमी का मेंबर बना। उसके बाद मैं प्रदेश का अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष बना और लगभग 4 साल मुझे आज अध्यक्ष बने हो चुके हैं। और मैं लगभग प्रदेश के सभी जिलों में, सभी ब्लॉक में प्रवास कर चुका हूँ और लगातार मुझे जो जिम्मेदारी मिलती है, जो मुझे काम मिलता है, मैं पूरे मन से उसे करने का काम करता हूँ और अपने आप को साबित करने के लिए रोज़ एक नए तरीके से काम करना, यही मेरा लक्ष्य रहता है कि मैं नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ूं, पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाऊं और पार्टी के साथ नए लोगों को ला करके पार्टी का जो जन समर्थन है वो बढ़ाने का काम करूं। ये मेरी रोज़ की एक सोच रहती है, किस तरह से इसको अंजाम दिया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इसी जी। लगातार। तो जैसा कि आप अभी भी प्रेजेंट टाइम में यूपी स्टेट के मुस्लिम माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट हैं, तो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, सही मायनों में देश आज़ाद होने के बाद जी। अगर किसी सरकार ने काम किया मुसलमानों के लिए तो वो मोदी जी ने किया। अच्छा। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के एक प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। उन्होंने एक बार कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है और इस बात को सुनकर के मुसलमान बहुत खुश हुए। तमाम उलेमाओं ने, तमाम आलिमों ने, तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने, नेताओं ने कांग्रेस की और मनमोहन जी की तारीफ की और ये केवल उनका एक वोट बैंक को मजबूत करने का एक सियासी जुमला था। उन्होंने एक चाल चली और केवल ये बात कही। उसके बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उनके पास थी, मुसलमानों के ज़मीनी हालात उनके पास थे। उन्होंने जिस तरह से कि रेल की एक रेल होती है और उससे एक खाली डिब्बे को अलग कर दिया जाता है, उस तरह से उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए केवल योजनाओं का ऐलान तो किया, लेकिन उसमें ना धन दिया और ना उसके लिए कोई काम किया। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। जी। तो जाहिर तौर पर मुसलमानों को बात हो सकता है कि चुभी हो, गलत लगी हो, और जो मुसलमानों को वोट बैंक बना करके रखना चाहते हैं उन लोगों को हो सकता है कि गलत भी लगी हो। लेकिन इस बात के दूरगामी परिणाम अगर आप देखना चाहें तो 2014 से आज तक मुसलमानों की सरकार की नौकरियों में है डबल का इजाफा हुआ, 100%, यानी कि 2% से 4%। कांग्रेस की 60 साल की सरकार के अंदर लगभग 5 करोड़ मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, लेकिन मोदी जी के 10 साल की सरकार में 5.5 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप मिली। एक हज मुसलमानों का बहुत अहम फरीजा है। मुसलमान, चाहे आप हो, मैं हूं, हर कोई हज के लिए जाना चाहता है, सबका ख्वाब होता है। मोदी जी ने न उनको हज जाना था, न वो हज वालों की सियासत करते हैं, न उनको वोट बैंक बनाते हैं उनके लिए, लेकिन उन्होंने उस कोटे को डबल करने का काम किया कांग्रेस की सरकार में। और ये देखिएगा 60-65 साल सरकार रहने के बाद वो जो हज का कोटा है वो लगभग 1 लाख कुछ था, लेकिन जब मोदी जी आए तो वही कोटा 1,75,000 हुआ, जबकि कोविड का दौरान था, कटौती भी हुई। तो मोदी जी ने अपने ताल्लुकात का जो पूरा फ़ायदा है जो मुस्लिम मुल्कों से हुआ, उसका मुसलमानों को पूरा फ़ायदा पहुंचाया। और 3 तलाक का कानून ला करके जो मुस्लिम माओ बहनों को ताकत दी, इस देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने उनसे ताकत लेने का काम किया था, लेकिन उनको हक देने का काम अगर किसी ने किया, भाई बनकर, मोदी भाईजान बनकर किसी ने काम किया, तो मोदी जी ने किया। उनको 3 तलाक का कानून उनको दिया। अगर आप राशन कार्ड देखते हैं तो उसमें उनको मुखिया बनाया, उनके लिए जनधन के खाते खोले, मुद्रा लोन में उनको भागीदारी दी गई और आवास बना करके, शौचालय बना करके जिस तरह से उनको सुरक्षा दी गई, वो भी अपने आप में इस देश में एक मिसाल बना। और साथ ही साथ जो सभी बहनों को गैस का सिलेंडर दे करके, गैस का कनेक्शन दे करके जो धुएं से बचाने का काम किया, वो भी मोदी जी ने किया। और जिस तरह का जो माहौल आप देश में देखते हैं
चाहे वो स्कॉलरशिप में रहा हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ में रहा हो, और तमाम स्कीम के अंदर रहा हो, तो मोदी जी बहनों के भाईजान के रूप में काम किया। और मोदी जी ने साबित किया कि मैं वोट की नहीं, मैं उस समाज के लिए अंत्योदय की राजनीति करता हूँ, अंत्योदय के लिए काम करता हूँ, और सत्ता में आने के बाद सेवक के रूप में काम किया। जी। और एक सेवक भी ऐसा जो अपने आप को प्रधान सेवक कह करके उन्होंने सत्ता की पूरी ताकत गरीब कल्याण के लिए लगा दी, और उस गरीब कल्याण से जो आज अमृत निकल करके आया, तो आप मुस्लिम माओ बहनों के जीवन के सुधार को आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से उनके लिए बेहतरी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो और एक दौर था जब, इससे पहले भी कोरोना काल आप याद होगा जी। कोरोना काल में लगातार जिस तरह से मोदी जी ने सबको राशन पहुंचाया, और जो राशन देने का काम शुरू किया गरीबों को, वो अब तक 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम अभी तक किया जा रहा है। तमाम योजनाओं में जिस तरह से 18% आबादी को 40% की हिस्सेदारी दी गई जी। और अब तो किसान सम्मान निधि में भी लगभग 22% अल्पसंख्यक समाज की हिस्सेदारी है। और आप आयुष्मान भारत जो एक खास स्कीम है जो गरीबों के लिए बहुत मुफीद साबित हुई, उसके अंदर भी 40% के आसपास हिस्सेदारी मुसलमानों की है। और सबसे बड़ा इसका अगर किसी को लाभ हुआ तो मुस्लिम बुजुर्गों को हुआ, मुस्लिम माओं को हुआ, क्योंकि उनके पास ना तो इलाज के लिए पैसे हुआ करते थे, और जब कोई बीमार हो जाया करता था उसकी चिंता हुआ करती थी कि पैसा कौन देगा, इलाज कैसे कराएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। आज मोदी जी ने जो 5 लाख रुपए उनकी जेब में इलाज के लिए डाल दिए हैं, तो अगर कोई बीमार होता है तो चिंतित नहीं होता है, इलाज कराता है, और आयुष्मान से जो स्वस्थ होकर के अपने घर आता है तो मोदी जी को दुआएं देता हुआ घर जाता है। यही बात आज देश का जो विपक्ष है वो नहीं समझ पा रहा है कि मोदी जी को जो गरीबों की दुआएं मिल रही हैं, मोदी जी को जो गरीबों का साथ मिल रहा है, और अंत्योदय की भावना के साथ, गरीब कल्याण की भावना के साथ जो मोदी जी काम कर रहे हैं, लगातार मोदी जी देश में नहीं विदेश में भी लोकप्रिय हो रहे हैं, और लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकारें बन रही हैं। निश्चित रूप से जो आने वाला समय है वो भारतीय जनता पार्टी का है। और जो मुसलमानों को लटकाने, भटकाने, बहकाने का काम करते थे, मुसलमानों को सड़कों पर बिठाने का काम करते थे, मुसलमानों को दंगाई टोल के रूप में उनको आगे बढ़ाने का काम करते थे, और मुसलमानों को धरने पर बिठा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे, आज उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि आज वोट बैंक की नहीं, विकास की राजनीति है। आज अंधेरों की तरफ नहीं, देश उजालों की तरफ जा रहा है। आज जब देश पर हमला होता है, कोई शहीद होता है, किसी की हत्या होती है, तो देश पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी करता है, एयर स्ट्राइक भी करता है, ऑपरेशन सिंदूर चला करके सबक सिखाने का काम करता है। आज ये कांग्रेस का शासन नहीं है। आज योगी जी प्रधान सेवक के रूप में और मोदी जी देश की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आज पूरे देश में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो सुशासन, गरीब कल्याण और ये अमृतकाल जो 11 वर्षों का मोदी जी का चला है, इसके अंदर जिस तरह से गरीबों की भावनाओं को ख्याल रखते हुए लगातार स्कीम्स लाई जा रही हैं, योजनाएं लाई जा रही हैं, वो अपने आप में अद्भुत है और एक तरह से चमत्कार है जो मोदी जी ने करने का काम किया है। इसलिए लगातार हर भारतीय का झुकाव और प्रेम मोदी जी के लिए बढ़ता जा रहा है। जी, ठीक। विपक्ष का एक आरोप रहता है, सबसे बड़ा विपक्ष का आरोप रहता है बीजेपी सरकार पे महंगाई को लेके। महंगाई 2014 से पहले बोला जाता है विपक्ष की तरफ से कि इतने में पेट्रोल था और अब 100 के पास पेट्रोल पहुंच रहा है, तो इस पे बीजेपी का क्या स्टैंड रहता है? देखिए कि जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं जब वो विश्व बाजार में बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर उसका फर्क पड़ता है। और जिस तरह से देश का आज विकास सड़कों में, एयरपोर्ट में, अस्पताल में हुआ है, तो जो भी सरकार को टैक्स के रूप में बेनिफिट पहुंचते हैं वो सीधे गरीब कल्याण के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज चाहे वो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा हो, नए एयरपोर्ट बन रहे हों, अस्पताल बन रहे हों, हाईवे बन रहे हों, तमाम
सरकार की योजनाएं जो गरीब कल्याण के लिए चल रही हैं, वो जो भी एक देश का पैसा है, जबकि आज कोरोना के बाद जिस तरह से वैक्सीनेशन हुआ, जिस तरह से लोगों का इलाज हुआ, जिस तरह लोगों की मदद की गई, वो अपने आप में अतुलनीय है। और महंगाई मुद्दा नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार होना चाहिए, क्योंकि लोगों की आमदनी बढ़ी है, लोगों का रोजगार बढ़ा है, लोगों के खर्चे बढ़े हैं, लोगों की हर चीज़ में, क्योंकि एक वक्त के साथ हर चीज़ में महंगाई आती है, तो सैलरी बढ़ी है, हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई है। और फिर भी अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत मजबूत है, गरीब के को साथ लेकर के चलती है। आज ये पूरे देश में जब हाहाकार मचा था तो भारत के लोग आराम से रह रहे थे। ये केवल और केवल मोदी जी की दूरदर्शी नीतियां हैं जो लगातार देश को आगे बढ़ा के लेके चल रही हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है, इसलिए वो उन सब बातों को उठाते हैं जिससे लोगों को भड़काया और बहकाया जा सके, इसलिए वो सही बात को ज़मीन पर नहीं लेकर के आते हैं, वो अर्जी फर्जी बातों को लेकर के हमेशा अपना कैंपेन चलाते हैं। जैसा कि अभी पास्ट में पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, उसमें सीटें कम हुई, तो उसको लेके पार्टी ने क्या सोचा कि कहाँ पर उससे चूक हुई? देखिए, चुनाव में हार जीत एक प्रक्रिया का हिस्सा है, कहीं हम जीतते हैं, कहीं हारते हैं। पार्टी हार और जीत दोनों पर मंथन करती है, और पूरे देश में अगर देखा जाए तो हमें जितनी सीटें मिली हैं उतनी सीटें पूरे विपक्ष को भी नहीं मिली हैं। सीटें कम होना विषय नहीं है। आज भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को अगर मिला दिया जाए तो भी भारतीय जनता पार्टी की सीटों से कम है। और जो लोग, ये पहला विपक्ष है जो अपनी हार को भी जीत में देखता है, मैं तो उनको मारवाद दूंगा कि हमेशा इसी तरह से ये खुश होते रहें, क्योंकि वो हार कर भी खुश होने वाले कम ही लोग होते हैं। उनमें राहुल गांधी जी और अखिलेश जी भी एक हैं जो हारते तो हैं लेकिन खुश रहते हैं। हम लोग आप इस माइनॉरिटी विंग के प्रेसिडेंट भी हैं स्टेट के, और सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम चल रहा है मॉब लिंचिंग को लेके, तो उसको पार्टी कैसे वो करती है? क्योंकि आपकी पार्टी के बीजेपी के नेताओं का बयान आता है मुस्लिम के अगेंस्ट में कोई अगर आतंकवादी हमला हो गया तो इंडियन मुस्लिम्स को वो टारगेट करते हैं, तो उस पर क्या स्टैंड लेते हैं आप? देखिए, हम देश के प्रधानमंत्री के मानने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ती है। जहाँ जहाँ भी कोई घटना होती है वहाँ कार्रवाई हुई है, सजाएं हुई हैं। ऐसी कोई घटना नहीं है जहाँ कार्रवाई ना हुई हो। घटना एक रूटीन का क्राइम हो सकता है, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है कि देश कानून से चलेगा। और अगर आप देखेंगे तो लगातार मोदी जी जिस तरह की बात पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के लिए करते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री आज तक कोई आपने देखा नहीं होगा। ना हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते हैं, वो देश के 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ लेकर देखो चले हैं। अगर आप तमाम मुद्दों पर देखेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। 27 का चुनाव करीब है, हम लोग 2025 में बैठे हुए हैं, 27 का चुनाव भी जल्द आने वाला है, 2 साल बाद है। तो जैसा कि आरोप लगता है बीजेपी कि मुस्लिम उनसे नहीं जुड़ना चाहता, तो आप मुस्लिम को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिससे आपसे बीजेपी से मुस्लिम जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए, इससे पहले जो मेरी पूर्व में बातें हुई आपसे, उन बातों में बहुत सारी बातें अपने आप में हैं जो मुसलमानों को जानना चाहिए, सुनना चाहिए। यहाँ तक कि मोदी जी ने जो हमारा एक हज को लेकर के जिस तरह से उन्होंने फैसला लिया, आपने सुना होगा कि हज की सब्सिडी खत्म कर दी गई। जो आम मुसलमान हैं, भोला भाला मुसलमान हैं, वो इस फैसले को मान सकता है कि मुसलमानों के खिलाफ है या मुसलमानों के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो फैसला पूरी तरह से मुसलमानों के हक में है, क्योंकि हज अपने पैसे से होता है, हज जायज़ पैसे से होता है, उसमें शराब और ब्याज का पैसा शामिल नहीं हो सकता। ऐसा इस्लाम का अकीदा है, इस्लाम के मानने वालों का अकीदा है कि हज को अपने पैसे से करना चाहिए। मोदी जी ने जब इस बात को देखा और जाना तो उन्होंने हज की सब्सिडी ख़त्म करके तमाम ऐसे हाजी जो हज करने जाया करते थे और उनको सब्सिडी के रूप में कुछ पैसा सरकार से मिलता था, उसको ख़त्म करके उनके पैसे को शुद्ध करने का या पाक करने का काम किया।
और उसमें जो मिलावट थी उसको खत्म किया। इतनी गहराई के साथ सोचने वाला प्रधानमंत्री आपको दूसरा नहीं मिल सकता। उन्होंने जिस तरह से मुसलमानों की स्कॉलरशिप के लिए काम किया, उनको पढ़ाने के लिए काम किया, क्योंकि इस्लाम का एक हिस्सा है कि चाहे ये हमारे हुजूर ने कहा कि इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। चीन सऊदी से बहुत दूर था, इसलिए चीन का जिक्र किया। उसी तरह से सफाई आधा ईमान है। तो जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में झाड़ू उठा करके अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर बने सफाई के, और सफाई के लिए एक अलग जगह, तो उन्होंने एक तरह से जो मुसलमानों को इस्लाम पर लाने का काम और मुसलमानों को सही डेफिनेशन बताने का काम और सही रास्ता दिखाने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी मुसलमानों के पक्ष में भरपूर तरीके से, बल्कि मुसलमानों के नहीं, पूरे देश के एक एक आदमी के, एक एक औरत के, एक एक बच्चे के, एक एक बुजुर्ग के पक्ष में लगातार प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। विपक्ष का एक नारा चल रहा था अभी पास्ट में कि संविधान बचाओ करके एक नारा चल रहा था, तो उस पे आपका क्या है, रोशनी डालना चाहेंगे? आपकी पार्टी किस तरीके से उसको देख रही थी? इस बात को लगभग 1 साल बीत चुका है, और 1 साल में देश को ऐसे गुमराह करने वाले लोगों से बचाओ, ये लोग जान चुका है कि जिस तरह झूठ और मक्कारी के बल पर इन्होंने संविधान का नाम लेकर के वोट हासिल किया और दलितों को और अल्पसंख्यकों को डराने का काम किया, वो गुनाह है। और इन्होंने गुनाह करने का काम किया और लोगों को भटकाने बरगलाने का काम किया। इसी तरह से उन्होंने सीए को लेकर के और वक्फ बिल को लेकर के लगातार मुसलमानों को भटकाने का काम किया। ना तो सीए के से किसी की नागरिकता गई, और ना ही वक्फ बिल से किसी की ज़मीन छीनी गई, और ना ही संविधान को बदला गया, बल्कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पंच स्मारक बनाकर 5 स्मारक, जहाँ वो पढ़े, जहाँ वो रहे, जहाँ उन्होंने सारा काम किया, ऐसे 5 स्मारक बना करके उन्होंने जिस तरह से एक संदेश पूरे दलित समाज को दिया, पूरे देश को दिया, वो अपने आप में अतुलनीय है। बल्कि अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का देहांत हुआ और जब उनकी शहादत के बाद क्योंकि सभी लोगों के जो स्मारक थे वो दिल्ली में बने हैं, चाहे गांधी परिवार का छोटा बच्चा हो या उनके अमचे चमचे छोटे मोटे भी कोई थे तो उनके दिल्ली में स्मारक बने। लेकिन जब देश के करोड़ों दलित भाइयों की भावनाओं को ख्याल रखते हुए उनसे मांग की गई कि इनको भी दिल्ली में जगह दी जाए, तो उनको जगह नहीं दी गई। आज वो जगह भी मोदी जी ने आकर के दी, जबकि कितना बड़ा नाम थे जिन्होंने देश का संविधान बनाया, जिसके कायदे आजम या जिसको कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा अपने देश का कानून बनाया, उनको जगह नहीं दी। और इससे बड़ी घटना क्या है कि जब उनके देहांत के बाद उनकी बॉडी उनके घर पहुंची, और घर पहुंचने के बाद जो फ्लाइट से उनकी बॉडी गई थी, अगले दिन कांग्रेस की सरकार ने उनकी पत्नी के हाथ में बिल थमा दिया और उनसे पैसों की डिमांड की कि आप ये पैसा आपको देना है। तो कांग्रेस ने मुसलमानों का, दलितों का, सबका अपमान करने का काम किया और उनकी कोई भी अहमियत नहीं। वो वोट बैंक की राजनीति करते रहे और उन्होंने ना तो दलितों को सम्मान दिया, ना संविधान को सम्मान दिया। और सबसे ज़्यादा जो संविधान के अंदर बदलाव हुए वो कांग्रेस की सरकारों के दौरान हुए और पर्सनल हितों के कारण हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे कम बदलाव हुए और वो जनता के जनहित के मुद्दों पर हुए। कोई व्यक्तिगत मुद्दे को लेकर के कोई बदलाव नहीं किया गया। इसलिए जिस तरह से इन्होंने भटकाया, बहकाया, बरगलाया, ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनको जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम गलत राह पर थे, अपने गलत बहकाया। लेकिन उस बात को इन्होंने वोट के लिए रूप में बहका करके वोट लिया और कुछ वोट इनको मिला, लेकिन लोग समझ गए कि इन्होंने बहका करके गलत किया, गुनाह किया। आज लोग उनके चक्कर में नहीं। आपने जैसे जिक्र किया CAA का, और उसमें किसी की भी नागरिकता नहीं जा रही थी, लेकिन विपक्ष ने यही चीज़ पब्लिक को बताने की कोशिश करी। तो आज हमारे चैनल के माध्यम से आप बताने की कोशिश करिए कि CAA दरअसल था क्या, बीजेपी क्या बताना चाह रही थी? कुछ बताने नहीं चाह रही थी, बिल्कुल स्पष्ट था कि जो मुस्लिम मुल्कों के अंदर गैर मुस्लिम रहते हैं और उनको धर्म के आधार पर उन मुल्कों के अंदर उनके अस्तित्व को, उनकी जान को खतरा है, तो भारत उनको नागरिकता देगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश या मलेशिया में अगर कोई मुसलमान है तो ये तय है कि वहाँ धर्म के आधार पर तो उनको दिक्कत नहीं है,
क्योंकि बहुसंख्यक वहाँ मुसलमान हैं और उसी तरह से देश चलता भी है। तो उसके अंदर स्पष्ट था कि 5 मुल्कों के अंदर यदि धर्म के आधार पर उनको पीड़ित किया जाता है और भारत से शरण मांगते हैं तो भारत उनको शरण देगा। तो नागरिकता देने का बिल था, लेने का नहीं था। और वो ये बात वो जानते थे, लेकिन जानबूझकर उन्होंने मुसलमानों को बहकाने, भटकाने, बरगलाने का काम किया। जो काम वो 60 साल से करते आ रहे हैं, उस काम को आज भी कर रहे हैं। हम लोग अभी रिसेंट में सबसे ज़्यादा इशू चला वक्फ बिल को लेके, तो वक्फ बिल क्या था? वक्फ बिल 3% लोगों से 100% मुसलमानों तक वक्फ का फ़ायदा पहुँचे, हर गरीब को वक्फ का फ़ायदा पहुँचे। और जो 3% लोग वक्फ को खा रहे हैं, वक्फ को बेच रहे हैं, जो कुछ दीनी तंजीमें चलाने वाले लोग वक्फ को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके हाथ से वक्फ निकल करके आम मुसलमान तक पहुँचे, आम मुसलमान को उसका फ़ायदा हो, उससे गरीब बेटियों की शादी हो, गरीब बच्चों की पढ़ाई हो, यतीमों का, मिस्कीनों का हक जो कुछ मुसलमान खा रहे थे उनका वो हक ना मिले, वो हक गरीब का हक गरीब को मिले, इसके लिए बिल था। और इसकी कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने लोगों ने प्रोपगंडा किया, जिस तरह से इन्होंने एक अटकलबाजी और जिस तरह से बयानबाजी की, ऐसा लगा जैसे इस्लाम खतरे में। इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है, इस्लाम कभी खतरे में नहीं आने वाला है। खतरे में इन लोगों की फर्जी तरीके से ज़मीन जायदाद और जो संपत्ति बनाई है इन लोगों ने वो है। और ये अपनी संपत्तियां बचाने के लिए इस्लाम को खतरे में बता करके मुसलमानों को धरने में बिठा करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। 2027 में बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं होता। गरीब कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, विकास की राजनीति और इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का विकास हो। किसी भी व्यक्ति के कमज़ोर रहने से देश ताकतवर या विकसित नहीं हो सकता। और सबको हम साथ लेकर के चलें, सबका विकास हो। इसी नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव में जाती है और चुनाव लड़ती है और हमेशा चुनाव जीतती है। मोदी जी का एक हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक वो था, या उसको कहा जाए कोटेशन थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये काफ़ी ट्रेंड किया और चला भी, काफ़ी सोशल मीडिया पे भी चला। और प्रेजेंट में हाल ही में आपने देखे होंगे कि काफ़ी सारे शादी में उसमें दिक्कतें आई और लड़कों को जो है मार दिया गया और कुछ भी हो गया। तो उसमें लेके आप कानून में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? क्योंकि जितने भी देखिए दहेज उत्पीड़न में सब फंसे हुए हैं, ज़्यादातर कोई फेक है। 5 साल बाद पता चला कि लड़का निर्दोष था, उतना टाइम उसका टाइम पीरियड चला गया। तो क्या उस चीज़ में कुछ सरकार कुछ कानून में चेंजेस कर सकती है? देखिए, सबसे पहले जो आपने एक बात कही, मोदी जी, आज तक मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के लिए तमाम स्कीम्स लाई गई जी, तो उन पर आज भी काम हो रहा है। अभी आपने सुना होगा कि ड्रोन दीदी, यानी कि 1 लाख रुपए तक कमाने की योजना है। तमाम स्कीम्स में महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, सरकार की तरफ से तमाम लाभ दिए जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए इंतज़ाम किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपने कुछ रूटीन की जो आपराधिक घटनाएं हैं, यदि आप उनसे मोदी जी को जोड़ेंगे तो वो ना आपका सवाल जायज़ है, ना आपकी बात जायज़ है। यदि कोई पति और पत्नी के बीच का विवाद है तो सरकार से जुड़ा नहीं है। सरकार हमेशा कानून के हिसाब से चलती है, कानून से चलती है, कानून अपना काम करता है और इस पर सरकार लगातार अपना काम कर रही है। कानून में कोई ढिलाई नहीं है। जैसे वुमेन्स के लिए कानून बना हुआ है, क्या लड़कों के लिए कोई कानून बन सकता है? कानून देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए है। कानून तो यहाँ तक कि हर किसी के प्रोटेक्शन के लिए है। मानवाधिकार आयोग है, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है। सबको बचाने का काम करती है, इंसान तो इंसान, परिंदों की और तिरिंदों की जान बचाने का काम भी सरकार का है। इसलिए सरकार अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करती है। लेकिन जिस तरह से लोग उस पर बात करते हैं, तो ये हमारी अपनी सभ्यता, हमारी अपनी संस्कृति और बच्चों को किस तरह से आप लालन पोषण और किस तरह की आप उनके अंदर एक रहने का सलीका देते हैं या किस माहौल में उनको पालते हैं, उसका एक विषय हो सकता है। लेकिन सरकार तो अपना काम करती है। मेरा मेन ये था कि जो इधर वाला आपने देखा सुसाइड रेट काफ़ी बढ़े हैं
मर्दों के, और उनके ऊपर एक केस चल रहा था, वो केस साबित नहीं हुआ, एलिमनी वाला मामला हुआ, तो उस पे कुछ गवर्नमेंट नहीं कर सकते कि मतलब कि पहले जांच हो फिर एलिमनी दी जाए। गवर्नमेंट ज़्यादातर पक्ष कानून जितने भी हैं वुमेन्स की तरफ हैं, तो क्या कोई लड़कों पे कोई कानून नहीं हो सकता? मैंने कहा ना, सबके लिए कानून है और अदालतें कानून से ही चलती हैं। जी। ये विषय कोर्ट का है, मुझे कोई अधिकार नहीं है टिप्पणी करूं, लेकिन जब कोर्ट अपने कानून के हिसाब से चलता है तो चलता है। आशा करते हैं दोस्तों ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और कुंवर जी की बातें आपने सुनी होंगी, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्कीमें लाई हुई हैं उसका आप लाभ लिए, और आशा करते हैं कि ऐसे ही आप लोग हमारे एपिसोड को देखते रहेंगे। हमारे चैनल को फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे, और फेसबुक पे भी हमारे पेज को फॉलो करिए, और सर को भी आप लोग फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। थैंक यू।